अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और संभवतः 23 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करेंगे। अमृत काल के बाद पेश किए जा रहे हरियाणा के पहले बजट से हरियाणा की जनता को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल हर वर्ग और हर विभाग के लोगों से सुझाव ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सीएम का दावा है और सीएम के प्रयास है कि बेहतरीन बजट पेश किया जाए। बजट को लेकर, बजट से जुड़ी उम्मीदों को लेकर, अनुमानों को लेकर और तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास। हरियाणा में जैसे जैसे बजट सत्र करीब आ रहा है वैसे वैसे सत्र से जुड़ी हलचल तेज हो रही है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है तो सीएम मनोहर लाल बजट को मंत्रणाएं करा रहे हैं। जी हां, सीएम हर बार की तरह इस बार भी हर क्षेत्र से जुड़े लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं। सीएम सांसदों से लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने हरियाणा के सभी 90 विधायकों से 10 दिन में बजट से जुड़े सुझाव भी मांगे हैं। सभी विधायकों को पत्र लिखकर बजट से जुड़े सुझाव देने को कहा गया है। अब इसी कड़ी में सीएम ने 10 विभागों के प्रशासनिक सचिव के साथ बैठक की, बजट को लेकर चर्चा की। सीएम ने बैठक के बाद बताया कि हर वर्ग के लिए हितकारी बजट लाया जाएगा। तो बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग सुझाव अब तक क्या सुना है सर आपने बजट के लिए? सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा सुना? देखिए, बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं हरियाणा के लोगों की भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। हर वर्ग के लोग सीएम को सुझाव दे रहे हैं। बजट के लिए क्या नाम है, कोरोना ने और महंगाई ने जो है ना जनता को बड़ा परेशान कर रखा है और बजट इसमें अच्छा आना चाहिए। और जो जितने प्रधान हैं आजकल ग्राम पंचायतों में उनका बजट भी ठीक देना चाहिए सरकार। बजट जी जैसे अभी दिल्ली का बढ़िया बजट बताया गया है जी, सभी नु कार्य आगे बढ़ने वाला बजट है, देश को आगे बढ़ाने वाला। ऐसा ही अगर हरियाणा में जाए तो किस तरह का ज्यादातर उम्मीद है आपको? जैसे कि विकास के बारे में बढ़िया काम हो रहा है जी, हर एक तरफ खुशी का माहौल दिखाई दिया हमें तो। ना कहीं हमने रुका दे भाई महंगाई है, ना तो महंगाई दिखाई दे रही भाई हमने। ये देखते हैं जी, आगे ये किसानों का मतलब मुद्दा है कुछ, अब या इनके बीज खाद का मुद्दा है या इनके लेन देन का मुद्दा है। ये किसान मरे जाने वाले इतने किसान रोज गए, 1-2 रोज का मर लेता है। सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई बेरोजगारी को हटाया जाए और युवा जो आजकल के युवा है उनको थोड़ा सहयोग मिले तो
उनके लिए थोड़ी नौकरी वगैरह निकाली जाए। बजट को मैं चाहता हूँ जी, जैसे अपनी कोरोना काल था तो सारा सरकार भी परेशान थी, पब्लिक भी परेशान थी और उसमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। चाहे फैक्ट्री है, चाहे कृषि है, कोई भी क्षेत्र था, महंगाई बढ़ गई कोरोना का। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। जी सर, हमें बजट से उम्मीद है कि लड़कियों गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए बजट पेश किया जाए और वो उन्हीं के हित में हो। हर तरह को देखा जाए, एक गृहिणी के रूप में भी देखा जाए, कामकाजी महिलाओं के लिए भी हर तरह के बजट में महिलाओं को कुछ मिले। जाहिर है हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के लगभग साथ ही चलते हैं। ऐसे में साल 2024 के चुनाव से पहले ये बजट बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हरियाणा की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आसपास के राज्यों के मुकाबले बेहतर है। हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर भी 8 है, जो केंद्र के आर्थिक वृद्धि दर से अधिक है। क्योंकि पिछली बार सीएम ने लगभग 15% की बढ़ोतरी के साथ करीब 1,77,000 करोड़ का बजट पेश किया, तो ऐसे में देखना ये है कि इस बार कितनी बढ़ोतरी बजट में होती है। अलग अलग वर्गों के लिए बजट में क्या होता है। वहीं सीएम अंत्योदय के भाव से गरीबों, पिछड़ों के लिए हितकारी बजट पेश करने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में देखना ये भी होगा कि गरीबों, वंचितों के साथ साथ हर वर्ग के लिए बजट कितना मनोहर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए बजट की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव जी हमारे साथ चर्चा में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत गहलोत जी आपसे, अमृत काल का पहला हरियाणा का बजट, कितनी उम्मीदें करे हरियाणा की जनता? देखिए, अमृत काल का ज्योति जी जो पहला बजट पेश होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को पेश करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पहला मौका है जिसमें सभी पार्टी के सभी लोगों से, विधायकों से, सभी पार्टी के और सांसदों से और जो दूसरे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे सलाह मशवरा करके और बजट की तैयारी की जा रही है। इसमें सभी लोगों का इसमें ध्यान रखा है। कोई किसी वर्ग से भी संबंधित रखता है, चाहे वो नौजवान है, चाहे किसान है और चाहे स्टूडेंट्स हैं और चाहे महिलाएं हैं, इसमें सभी का जो है इसमें ख्याल रखा जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ जो आखिरी पंक्ति में भी गरीब से गरीब आदमी बैठा है, उसके लिए भी, सबके लिए आप ये मान के चलिए इस बजट में सबका हित होगा और सबके हित के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चर्चा करी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 23 तारीख को बजट पेश करेंगे, उसके बाद लगभग 15 दिन का समय दिया जाएगा कि जिसमें सभी लोग अपने उसको अच्छे से पढ़ लें और उससे में अच्छे से बहस करें और जो भी अच्छे अच्छे सुझाव आएंगे जो हरियाणा के हित में होंगे, हरियाणा के विकास की बात होगी, उसके हिसाब से सारा बजट पेश किया जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी निराश नहीं होगा इस बजट से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हरियाणा की जितनी जनता है वो एक परिवार है और उसमें से कोई भी आदमी किसी किस्म की उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो सभी का ध्यान रखते हुए 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक बजट पेश करेंगे और उसके बाद इनको मौका मिलेगा और बहस होने के बाद वो बजट पास होगा और उस बजट में सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ। महंगाई भी कम करने की जो बात हो रही थी उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो वैकेंसी निकालने की एक दो साथी ने बात की वो भी निकाली जाएगी और ये बजट हर तरह से पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया बजट होगा और सभी लोगों की अपेक्षा पर ये खरा उतरेगा। ठीक है, केवल ढींगरा जी, मुख्य विपक्षी पार्टी क्या अपेक्षाएं रखती है? क्योंकि गहलोत जी का कहना है कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। जी देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट आएगा, उम्मीद करते हैं अच्छा आए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये बात कही कि अंत्योदय तक, ये आखिरी व्यक्ति तक जो है फायदा पहुंचेगा, तो अभी तक जो 8.5 साल के अंदर आखिरी व्यक्ति तक की चिंगार जो है वो निकाल दी इस सरकार ने। वो कैसे निकाल दी चिंगार? जैसे अगर हम किसान ले लें
तो किसान जो है उनको इतनी बुरी हालत से रौंदा 8.5 साल के अंदर 700 किसान शहीद हो गए और सड़कों पर ठंड में 1 साल बैठे रहे और अच्छे से उनकी अच्छी अंतर्देह तक पूरी चिंगार निकाली उनकी। अब आए अगर हम स्वास्थ्य पे, तो मेडिकल के बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं उनकी चिंगार निकाल दी, क्योंकि उनको सड़क के ऊपर बिठाया इन्होंने और उसको 25 लाख की बॉन्ड की स्कीम ले आए उनके लिए और अभी भी लागू कर दी वो स्कीम। तो 25 लाख का बॉन्ड भरने का मतलब ये है कि बच्चे जो है, गरीब बच्चा जो है वो मेडिकल में आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरीके से शिक्षा की बात है, 14,000 स्कूल सरकारी स्कूल थे हरियाणा के अंदर, 5,000 स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं। आम स्कूली बच्चों को भी चिंगार निकाल रहे हैं और कर्मचारियों की भी निकलेगी इस तरीके से, क्योंकि कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त होते जाएंगे, नई भर्ती होगी नहीं। 4% बेरोजगारी दर से आज 37% बेरोजगारी दर हो गई। उनकी भी चिंगार निकली कि हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी के इस आंकड़े को सरकार तो नहीं मानती ना। उसके बाद अब आए बजट के ऊपर, सीएमआई की रिपोर्ट तो नहीं मानती सरकार? नहीं मानते, मैं मान रहा हूं। देखिए, वो सीएमआई की रिपोर्ट ये नहीं मानते पर योगी जी मानते हैं। योगी जी हमारे यूपी के अंदर है, वो सीएमआई रिपोर्ट का ही जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जी सीएमआई रिपोर्ट के हिसाब से हमने बड़ा अच्छा काम किया। तो वो मानते हैं या नहीं मानते हैं तो दोनों ही बीजेपी वाले। अब इनको फैसला करना चाहिए कि योगी जी सही हैं या खट्टर साहब सही हैं। अब इस तरीके से अब बजट के ऊपर भी आए और उससे पहले ई टेंडरिंग के पीछे सरपंचों की चिंगार जो निकाली वो भी दिखाता हूं कि सरपंचों को साथ क्या किया इन्होंने हाल। वो सरपंच जो 20 लाख रुपए कांग्रेस के टाइम पे अपनी स्वेच्छा से काम करा सकते थे, उसको 2 लाख रुपए कर दिया और इसके बाद कहते हैं ये बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, कोई करप्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो चिंगार तो उनकी भी निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी गांव वाले का कोई काम, गांव के लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए। प्राइवेट ठेकेदार आए, ठेकेदार काम करें। प्राइवेट अगर कोई गांव का बीच का सरपंच अगर अपने आदमियों को, गांव के लोगों को काम देना चाहे तो नहीं देना, ये चिंगार निकालने का काम करे। 6200 गांव है, 6200 गांव के लोग आदमी जिन्होंने वोट देकर सरपंचों को जिताया, उनकी चिंगार निकाल रहे हैं। उसके बाद बजट के अमाउंट की बात करें। बजट की अमाउंट की बात यह थी, 2005 में 2300 करोड़ बजट था हरियाणा का। जिस समय हुड्डा साहब की सरकार आई, 14 टाइम बढ़ाकर 38,000 करोड़ अमाउंट करने का हुड्डा साहब ने काम किया था। आज जो बजट है वो 4 गुना बढ़ा है उससे, और 4 गुना बढ़ा और अब लास्ट बजट ये पेश कर रहे हैं। सेम 9.5 साल में हुड्डा साहब ने ये सरकार चलाई थी और 8.5 साल 9 साल इनके हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा बजट था 14 गुना इंक्रीज, इनका है 4 गुना इंक्रीज। तो ये बजट अब अंत्योदय में जो अमृत काल का जो चिंगार निकालने वाला बजट अब शुरू करेंगे। अब अमृत काल कैसा आएगा ये बजट देखने पे पता चलेगा। ठीक है, कितना अमृत निकलेगा अमृत काल के बजट से देखना होगा। वो इसी तरह से है कि बहुत बुरी हालात है हर वर्ग की। ठीक है ढींगरा साहब, आपने लगभग हर एक वर्ग को कवर किया। आपने देखते हैं अमृत निकलता है कि विष निकलता है। ठीक है अजय गुलिया जी, कांग्रेस का मानना है कि हर एक वर्ग में, हर एक तबके में, हर एक क्षेत्र में हरियाणा में चीख पुकार मची है। क्या उम्मीद की जाए बजट से? इन्हें नहीं लगता कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इस बार? नहीं, देखिए ज्योति जी, उन्होंने एक बात कही कि वे बॉन्ड भरवाया। देखिए क्या ये चाहते हैं कि सभी जो हरियाणा प्रदेश के टैक्स पेयर्स की गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो डॉक्टर बने, वो सिर्फ इटली वालों का इलाज करें। सिर्फ उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया कि जो डॉक्टर सरकारी लाभ लेकर के डॉक्टर बनते हैं या सरकारी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो गाँव में जाकर के गाँव के लोगों की सेवा करें। अगर इस बात से किसी को आपत्ति है तो मैं सख्त विरोध जताता हूँ। देखिए इन्होंने बजट के बारे में एक चर्चा करी कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर के इन्होंने चर्चा करी। हमारे रहे 3.52%, जो कि सरकारी आंकड़े, आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि वो 4.50 से नीचे रहने चाहिए, वो हमारे रहे। प्रत्येक वर्ग को इनको आपत्ति इस बात से है ज्योति जी कि किसान के खाते में सीधा पैसा गया। गला फाड़ फाड़ करके कांग्रेस ही चिल्लाते थे कि किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं जाना चाहिए। इनको क्या आपत्ति है? उसके बाद जो इनके प्रदेश थे या इनकी सरकारें थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये तो अच्छी बात है, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, उससे किसान को लाभ हो रहा है। क्या ज्योति जी
वो इस बात से इनकार कर सकता है कि किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है तो उससे किसान को लाभ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बजट के अंदर शिक्षा का प्रावधान किया गया, क्या इनको इस बात से आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के लोग शिक्षित हों, हमारी बेटियां शिक्षित हों। और एक चीज बार बार जिक्र करते हैं, मैं जरूर इस बात को लेकर के आऊंगा कि बजट कितना बड़ा। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनके 9 साल 9.5 साल के कार्यकाल में पेंशन कितनी बढ़ी और इस कार्यकाल में पेंशन कितनी बढ़ी, ये तो आंकड़े तय करेंगे, ये तो सबको पता होना चाहिए। आप लोगों का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। ज्योति जी, आपके बड़े टीवी चैनल पे एक बड़ी घोषणा मैं करना चाहता हूँ कि जो वादे जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लोगों से करके आई थी, चुनाव में हम गए थे, लोगों ने वोट के रूप में 17% वोट के रूप में आशीर्वाद दिया था, सारे वादे लगभग पूरे करेंगे, तभी 2024 के चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। इनको चर्चा इस बात पर करनी चाहिए थी कि इनके समय में कितनी बड़ी थी और हमारे समय में कितनी बड़ी थी। इनको चर्चा इस बात पर करनी चाहिए थी कि इनके समय में कितना मुआवजा किसानों को मिला था और हमें हमारी सरकार के दौरान कितना मुआवजा किसानों को मिला था। देखिए ज्योति जी, कहने को तो मैं आज कांग्रेस की बुराई कर दूं या कांग्रेस के साथी मेरी बुराई कर देंगे, लेकिन ये कंपैरिजन कैसे होगा कि उस दौरान कितना मुआवजा किसानों को मिला, किसानों को कितना लाभ दे पाए, कितनी किसानों के लिए कितनी स्कीमें आई, एम्प्लॉयज के लिए कितनी स्कीमें आई, स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्कीमें आई। इन्होंने मुझे एक बात पर सख्त विरोध है। इन्होंने एक बात कहा कि बॉन्ड भरवाया। बॉन्ड किस बात का भरवाया? बॉन्ड इस बात का भरवाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की सेवा करेंगे वो डॉक्टर। नहीं, बॉन्ड इस बात का भरवाया कि हरियाणा प्रदेश के नागरिकों की सेवा वो डॉक्टर करेंगे जो हरियाणा प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से लाभ लेकर के डॉक्टर बन करके आए हैं। क्या इटली की सेवा करने के लिए वो डॉक्टर है? नहीं, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए वो डॉक्टर है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रेड्डी साहब, अभी तक हमने बजट को लेकर कई बार बात की, केंद्र के बजट को लेकर बहुत बार अभी तक विश्लेषण भी किया गया, और अब चूंकि हरियाणा का बजट आना है तो उसको लेकर भी क्या संभावनाएं हैं और क्या अनुमान है उस पर बात कर रहे हैं। जब सीएम ये कहते हैं कि केंद्र की तर्ज पर ये बजट होगा, तो क्या उम्मीदें करें उसी की झलक देखी जाएगी? और दावा तो है कि केंद्र के बजट में, आम बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका एक सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूंगा कि केंद्र की तर्ज पर यह हरियाणा का बजट ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों को, किसानों को दी जाने वाली जो सहायता थी, मदद थी केंद्र की तरफ से, 4 लाख करोड़ के करीब काटने का काम किया। किसान की अनेक जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया और अनेकों योजनाओं में 31% तक की डिडक्शन करने का काम किया। अगर ऐसा बजट प्रस्तुत करने जा रही है हरियाणा सरकार तो मैं मानता हूं ये दुर्भाग्य ही होगा। दूसरी बात ज्योति जी, बार बार बात उठती है, जब सेंटर का बजट डिक्लेयर हुआ उस टाइम भी अमृतकाल और अब भी अमृतकाल का बजट पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अमृतकाल की डेफिनेशन जानना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पाया कि अमृतकाल क्यों पुकारा जा रहा है बार बार। आज प्रदेश में रोजगार का बुरा हाल है, आज प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, महिला सुरक्षा खराब होती जा रही है, महंगाई इतनी चरम पर, फिर भी अमृतकाल कहा जा रहा है, तो ये शुरुआत ही गलत है। अमृतकाल है ही नहीं प्रदेश में, कहाँ अमृतकाल है? देखिए अभी सीएमआई के आंकड़े तो चलो ये नकार देते हैं, कोई बात नहीं, नकारते रहो, लेकिन प्रदेश की जनता नहीं नकारती कि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। दूसरी बात, अगर ये सीएमआई के आंकड़ों को नकारते हैं तो एसपीआई को तो नहीं नकार सकते ना ज्योति जी। अभी 2 दिन पहले एसपीआई आई है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे है, और उसकी रिपोर्ट स्वयं प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने निकालने का काम किया। ज्योति जी, इसको भी नकार देंगे क्या? आज सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा प्रदेश सबसे डरा हुआ प्रदेश है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, मृत्यु दर ज्यादा है, अन्याय ज्यादा है, किडनैपिंग है, तो उसका ये इंडेक्स है। ये स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय ने इशू किया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश सबसे पीछे है। फिर ये कैसे अमृतकाल होगा? आज हरियाणा प्रदेश में 27% महिलाओं के ऊपर जो है ना अपराध बढ़े हैं, ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट है। कैसे अमृतकाल हम मान लेंगे ज्योति जी? हम इसको अमृतकाल तो पहली बात ये मानते नहीं। दूसरी बात ज्योति जी, जो बजट की बात है, मैं निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा गवर्नमेंट से। हिंसा से जुड़े हैं, हालांकि उसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हैं, और उनको देखकर ये भी चूंकि
क्योंकि बार बार दावा किया जाता है कि अगर केसेस ज्यादा फाइल हो रहे हैं या फिर ज्यादा शिकायतें मिल रही है, इसका मतलब ये है कि लोगों की उम्मीद बढ़ी है कि इंसाफ मिलेगा। महिलाएं थानों का रुख ज्यादा कर रही हैं पहले के मुकाबले। नहीं ज्योति जी, फिर तो नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता। जब केसेस बढ़े हैं तो इसका मतलब अत्याचार बढ़े हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, तभी तो केसेस बढ़ते हैं। ऐसे कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे इस बात को? ऐसे नहीं हो सकता। चलो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा ज्योति जी कि सत्य आधारित बजट होना चाहिए। घोषणाएं वाला बजट ना हो, सत्य के ऊपर आधारित हो। जो सरकार कर सकती है उसी को बजट में लेकर के आए, झूठी घोषणाएं ना करें। जिस प्रकार से 2022 के बजट में घोषणाएं की गई थी, हम मेडिकल कॉलेज 3 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 7 कॉलेज बनाएंगे, दिव्यांग आजीवन देखभाल गृह बनाएंगे अम्बाला में, हरियाणा राज्य खेल संस्थान पंचकुला में बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। सत्य आधारित बजट हो, जो सरकार कर सकती है वही बजट में घोषणा होनी चाहिए। खाम खाई की बेवजह की घोषणा ना करे, इससे ये हमें उम्मीद है। दूसरी बात, जैसे अभी मैंने एसपीआई इंडेक्स बताया आपको, 33 अंकों के साथ हरियाणा सबसे पिछड़ा रहा है, तो इसके ऊपर जरूर सरकार ध्यान दे और इसके बजट को बढ़ाने का काम करे। पिछले इसमें जो है नहीं लगभग 10,229 करोड़ का बजट रखा था सामाजिक सुरक्षा के ऊपर, इसको कम से कम डबल जरूर करे ताकि हमारा देश में सम्मान के साथ हम भी बाहर जा सके और ये कह सके हरियाणा एक जो है ना सामाजिक सुरक्षित प्रदेश है। दूसरी बात ज्योति जी, कृषि के ऊपर बहुत ही कम बजट लास्ट ईयर में रखा गया था, केवल मात्र 5,998 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था। उसमें काफी बढ़ोतरी की गई थी, करीब 27% की बढ़ोतरी थी वो, उसमें बढ़ोतरी तो काफी की गई थी रेडू साहब। हाँ ज्योति जी, हाँ चलो ठीक है की गई थी, लेकिन जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, ठीक है, और इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर बढ़े हैं, उस रेशो के हिसाब से एग्रीकल्चर में कम से कम डबल करने की गुंजाइश है इसमें, और कृषि क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट हमारे कांग्रेस वाले भाई ने उठाए हैं, वो भी ध्यान। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए राजेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जादौन साहब, हरियाणा की आर्थिक स्थिति की बात करें, आसपास के राज्यों से काफी बेहतर है हम कह सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आप क्या कुछ चुनौतियां मानते हैं, अच्छा या बेहतर या हर एक वर्ग का ध्यान रखने वाला बजट तैयार करने में? हाँ देखिए, ऐसा है कि रोजगार सृजन तो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष रहती है हमेशा, लेकिन इसके अलावा भी जो ढांचागत विकास है उसकी भी जरूरत है। उससे क्या आने वाले उद्योगों को और औद्योगिक विकास के लिए वो काफी जो है एक आधारभूत जमीन तैयार करने का काम करता है। अब मुख्यमंत्री जी के पास अपने दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय उनके पास ही है, पिछली सरकार में तो वित्त मंत्री अलग हुआ करते थे, तो इनको जो है ठीक है कि वो केंद्र की तर्ज पर का बजट लेकर आते हुए क्या करके दिखाते हैं, लेकिन कम से कम अपनी कोई छाप भी छोड़ना चाहिए उनको कि हरियाणा के विकास में कहीं कोई ऐतिहासिक भूमिका हो बजट की। इस तरह का बजट लाना चाहिए जिसमें ढांचागत विकास, सड़कों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में होगा। पिछली सरकार से ही इनका ये नारा चला आ रहा है, अभी तक भी जो है वो बात पूरी नहीं हुई है। सभी जिलों में कम से कम योजनाओं पर जो घोषणाएं हैं उन पर तेजी से काम होना चाहिए। अब कई बार विधायक विधानसभा में उठाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, अभी तक काम नहीं हुआ। कई बार मुख्यमंत्री की घोषणा बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द प्रावधान जो है निकल जाती है और काम नहीं हो पाता, तो बाद में वो रद्द हो जाती है। तो इस तरह से कम जो है विकास की गति तेज करनी चाहिए। ये बजट के साथ ये भी पेश किया जाना चाहिए कि पिछला जो एलोकेशन था उसका उपयोग कितना हो पाया और किस तरह से हुआ। अगर अगर वो रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उससे जवाबदेही पैदा होगी। विधानसभा के स्पीकर कई तरह के नए नियम कानून लेके आए हैं, कई परंपराएं उन्होंने की हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका ड्रॉ निकाला जाएगा, तो सबको जो है समान अवसर मिलेगा, तो शून्यकाल होगा, कुछ और भी जो है विधेयक जो है इतने दिन पहले विधायकों को देने होंगे। तो मैं कहता हूं कि ये भी तो लाया जाना चाहिए कि आप जो है एक बजट का खाका पेश कर देते हैं, उस खाके के अनुसार कितना काम हुआ, तो ये तो सामने आना चाहिए। तो वो एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं और तमाम जो है विकास के जो काम है अलग अलग क्षेत्रों के,
चाहे वो सड़क निर्माण है या और कुछ है, तो उसमें ये दिखाई देता है कि बड़ी धीमी गति से काम हो रहा है। तो बजट का एलोकेशन तो एक बार कुछ समय के लिए एक खुशी पैदा करता है, लेकिन बाद में स्थिति वही कि एक चकाचौंध के बाद सामान्य स्थिति और वही समस्या, तो समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी गहलावत जी, देखिए अभी आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। एक बात ये भी कि पिछला जो आवंटन किया गया था वो कहाँ कितना खर्च हुआ के, कितना काम हुआ के, जो पिछली घोषणाएं थी वो कहाँ तक पहुंची हैं, ये बताया जाना भी वाकई बहुत जरूरी है जनता के लिए। चलिए, आपकी आवाज अभी नहीं मिल रही, एक बार फिर से इसी सवाल के साथ आपके पास आएंगे। अच्छा ढींगरा साहब, ये एक तरीका जो कि विधायकों से भी सुझाव लिए जाते हैं, सांसदों से सुझाव लिए जाते हैं, मंत्रियों से या अधिकारियों से सुझाव लेकर एक दस्तावेज यानी बजट तैयार किया जाता है। इसमें चूंकि आपकी पार्टी के भी 30 विधायक हैं, सभी विधायकों को पत्र लिखने को कहा गया कि सुझाव दें, तो आपकी पार्टी के पास, विधायकों के पास भी मौका है कि आप लोग सुझाव दें, ताकि बाद में आप सीधे तौर पर सिरे से खारिज ना करें कि बजट अच्छा नहीं है। देखिए, सुझाव देना एक अलग चीज है, अमल करना एक अलग चीज है। सुझाव तो कितनी बार ले लिए इन्होंने, अमल एक चीज पे भी नहीं किया। अच्छा। तो उसका क्या फायदा? अब सुझाव अब भी ले रहे हैं और सारे एमएलए अपने अपने इलाकों का सुझाव दे रहे हैं। जब एक सरपंच, चुने हुए सरपंच अपना सुझाव दे रहे हैं कि हमें 20 लाख रुपया देना चाहिए, तो उनको 2 लाख रुपए पे अड़ गए, नहीं देंगे। अगर शिक्षा जो बच्चे थे वो अड़ रहे थे कि हमें आप 25 लाख का बॉन्ड मत भरवाइए, आप हमारे से सीधे वो कराइए, और फिर भी उनसे बॉन्ड भरवाया गया। लेकिन अभी जेजेपी के महाशय जो अभी बात कर रहे थे, ये प्रवक्ता साहब ये कह रहे थे 2019 में तो इनको बीजेपी बड़ी बुरी लग रही थी, ये इनको यमुना पार पहुंचाने की बात कर रहे थे, उनकी कामों की बुराई कर रहे थे कि इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, हम इनको यमुना पार पहुंचा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जैसे ही इन्होंने इनके 10 सीटें आ गई, वोट ले ली, तो उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, और ये अभी बीजेपी की साथी बन के उनकी सुरक्षा करने लग रहे हैं। आप ये देखिए, 2014 के अंदर 60,000 करोड़ का बजट था जो कर्जा लिया इन्होंने। उस 60,000 करोड़ से कर्जा जो 2014 का, जब हमारे टाइम का कर्जा था, हुड्डा साहब के टाइम का, उससे पहले जो पुरानी सरकार थी चौटाला साहब की, और वो 23,000 कर्जा छोड़ के गए थे, और हमारे टाइम तक 60,000 कर्जा हुआ था, और कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हमने काम किया था। 60,000 करोड़ में बिजली निगमों का जो कर्ज था वो भी ऐड कर लीजिए फिर। चलो बिजली निगमों की ऐड, 1 मिनट से सुनिए, आप बिजली निगमों की ऐड कर लेते हूं मैं, आप भी कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं। आपने बिजली निगमों के जो ऐड करे वो तो आज भी खड़े हैं वैसे के वैसे ही, और अभी जो है 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो चुका, उसमें भी बिजली निगमों के पैसे वैसे ही खड़े हैं। तो आप ये देखिए ना, 60,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया, बिजली निगमों के आप बीच में से अलग कर दीजिए पैसे, तब भी तो वही 25-26 करोड़ की बात कर रहे हैं ना। लेकिन वो 25-26 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तो वो सेम खड़े हैं, उन्होंने कोई वापस थोड़ी ना कर दिए, वो तो अभी भी खड़े हैं। और अब अमाउंट 4 लाख करोड़ हो गया, तो अब 60,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ हो गया, उसमें 20,000 करोड़ आप माइनस भी कर दें, तो बाकी के पैसे कहां गए? ये पैसा कहां गया? हमारे देश प्रदेश के लोगों का पैसा, जनता से टैक्स का लिया हुआ पैसा, इन्होंने कर्जा ले लिया, वो तो चुकाना तो जनता को पड़ेगा। तो ये पैसा कहां गया? इसके बारे में श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? ये क्यों नहीं बताते कि ये पैसा हमने इस प्लान में यूज किया, इस जगह पे यूज किया, कहां पे पैसा गया? वो आज हमारा प्रदेश टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट वसूल करती है और उसके ऊपर ये कर्जा ली जा रही है, जो हमारा बजट बनता है उसकी अमाउंट के ऊपर ही तो कर्जा लिया जा रहा है ना। तो वो कर्जा भी ले रही है और अमाउंट भी, जो बजट की अमाउंट है वो भी पता नहीं कहां जा रही है। अच्छा। क्योंकि सारे लोग तो परेशान हो रखे हैं। आप अगर एजुकेशनल टीचर कम कर देंगे, आप अगर 60 साल से एज लोगों की कम करके 58 साल पे रिटायर कर देंगे, तो बेरोजगारी दर तो बढ़ेगी ना। और नई भर्ती, 30 पेपर लीक हो चुके हैं, नई भर्ती नहीं कर पाए। तो ये जो बुरे हालात प्रदेश के कर रहे हैं और कर्जा पी रहे हैं, ये पैसा कहां जा रहा है? सवाल तो ये। ठीक है, अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और गुलिया साहब, ये तो हुड्डा साहब हर बार कहते हैं, हर एक बजट के बाद, कि सरकार कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। हर एक परिवार 6 लाख का कर्जवान है पूरे ही प्रदेश में, बार बार वो आंकड़ा भी देते हैं। और ये 3 लाख करोड़ करीब, चूंकि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, तो ऋण कम करना भी सरकार के सामने एक चुनौती तो है।
बिल्कुल दायित्व। 4 लाख करोड़ से ज्यादा, ज्योति जी 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। अच्छा, इनको बोले अगर ये एक फिगर बता दें, इनसे पूछे। देखिए इन्होंने सिर्फ बातें करी, मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि 2012 के अंदर पर कैपिटा इनकम हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति 1,33,875 रुपए कमाता था पर कैपिटा इनकम। आज हमारी पर कैपिटा इनकम है 3,04,422 रुपए। पर कैपिटा इनकम बढ़ाई गई, बजट का साइज बढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति को जो लाभ मिला वो बढ़ाने का काम सरकार ने किया। इन्होंने क्या किया अपनी सरकार के दौरान? देखिए आप ये समझिए कि प्रत्येक वर्ष 9.47% के हिसाब से हमारी इनकम बढ़ने का काम। क्या महंगाई इतनी देर से बढ़ी? नहीं बढ़ी। ये बार बार एक बात कहते हैं, मैं इस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कोस करके चुनाव में आए थे। बिल्कुल इस बात को स्वीकार, हमें मादा है, हम स्वीकार करने वाले लोग हैं इस बात को कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनकर के हमने चुनाव लड़ा तो लोगों ने मैंडेट कैसा दिया? हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा में आपकी पहले कोई पॉलिसी रही हूँ, लेकिन हम लोगों की सोच, जननायक जनता पार्टी की सोच ये है कि ये पॉलिसीज, ये बेनिफिट हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए जाने चाहिए। लेकिन देखिए अब तो सरकार को काफी समय हो गया है और बार बार ये पूछा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन ढींगरा साहब को भी याद होगा कि हुड्डा साहब भी जेजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार थे। बिल्कुल, अगर जेजेपी साथ आती तो भूपेंद्र हुड्डा भी सरकार बनाने को तैयार थे। अभी बीजेपी के साथ चलेंगे तो बार बार इनसे पूछा जाता है कब तैयार थे। मैं तो इससे बढ़ करके एक बात कहना चाहूंगा ज्योति जी, आपको याद है? आपको सब याद है कब तैयार थे? ये तो ज्योति जी हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 MLA क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुणगान तो खत्म हो गई, क्या तैयार थे? हम कब तैयार थे? नहीं, आपको 2019 के चुनाव के बाद परिणाम वाले दिन भी दावा किया गया। ये केवल ढींगरा बताएगा कि जेजेपी खत्म हो गई, हरियाणा प्रदेश के लोग बताएंगे। अच्छा, अरे ये लोग तो वो लोग हैं जो दिल्ली के दरबारों में जाकर के हरियाणा की पगड़ी रख आते हैं। ये हम उनके हिसाब से ही बात कर रहे थे। ठीक है, नहीं ज्योति जी से ये पूछो, हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक जो जीत करके आए थे वो भूपेंद्र हुड्डा का गुणगान करके जीत के आए थे क्या? वो जीत के आए थे, भूपेंद्र हुड्डा गुणगान करके जीत के आए थे कि राहुल गांधी का गुणगान करके जीत के आए थे? उनके खिलाफ वोट करके जीत के आए थे। आपने सरकार नीतियों पे कांग्रेस की नीतियां लोगों को याद आ रही हैं। हमारा कुत्ता राहुल गांधी का कुत्ता, वो क्या नाम उसका, पिद्दी, जिसके बिस्किट आपके विधायक खाते हैं। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपको थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए कि हमने अगर सरकार बनाई, सरकार का गठन हुआ, हमने गलत किया, आपने सरकार कैसे बनाई थी? आपने हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक जो चुन करके आए, आपने मर्यादा कब रखी? आप उनकी गोदी में बैठ गए। नहीं, अच्छा वो राहुल गांधी का गुणगान करके जीत के आए थे क्या? फिर आपने उनके साथ सरकार क्यों बैठाई? क्यों सरकार चलाई आपने? मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चीज मान करके चलता हूँ कि अदावत के भी उसूल होते हैं। आप बीजेपी की आपका किसी राजनीतिक दल से बैर भी है तो कुछ उसूल होने चाहिए उसके। किसी पर कोई टिप्पणी करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये टिप्पणी आप पर भी लागू होती है। आज चर्चा बजट पर है, आज चर्चा बजट पर है। ठीक है, एक बार फिर से चर्चा में लौटते हुए, क्योंकि एक बार फिर से इलेक्शन में जाने का वक्त हो जाएगा 2024 में हम बात करें तो। हालांकि गठबंधन को लेकर पूरे ही कार्यकाल में सवाल उठते रहे। गहलोत जी, एक तो पिछला जो आवंटन किया गया था उस पर भी आपसे सवाल था कि कहां तक काम पहुंचा, कहां तक घोषणाएं पहुंची, जो आवंटन किया गया था वो बजट कितना खर्च हो पाया, ये भी एक जनता के जहन में सवाल रहता है। साथ ही जो गुलिया जी से भी मैंने पूछा कि ऋण कम करना भी सरकारों के सामने एक चुनौती रहती है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने और लोकदल के प्रवक्ता ने कई सवाल उठाए। मैं बजट की बात करूं, 90 और 95% तक जो कार्य बजट में घोषणा होती थी वो पूरे हो गए। जो 5-7% काम रह जाते हैं उसमें कई तो जमीन का मामला आ जाता है, कई कोर्ट में केस चले जाते हैं, जिसके वजह से विकास कार्यों में देरी हो। अच्छा, और इन्होंने कई बातें सवाल किया कि पिछले बजट में क्या हुआ, क्या किया। आप देखिए, हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी और उनको आत्म सम्मान दिया, उनको सरपंची में रिजर्वेशन देने का काम।
आप बेरोजगारों के लिए कितने रोजगार के अवसर हमने पैदा किए। मारुति का उद्योग खरखोदा में लगाया, रेल के डिब्बों का गन्नौर में लगाया और इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट जो है वो गन्नौर में बनने लगा। और जितने रोड की कनेक्टिविटी और रेलवे की कनेक्टिविटी हमारी सरकारों के समय में बनी है, इसकी वजह से ये सारा जिले और ये सारे को देना पड़ेगा। और मैं ये भी बता फरीदाबाद के सबसे बड़ा हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट वो बना। चलिए, आपकी आवाज में काफी डिस्टर्बेंस है आज गहलावत जी, या तो आप फोन एक बार इनपुट से मैं कहूंगी एक बार फिर से आपका फोन मिलाया जाए। रेड्डी साहब, एक तो देखिए कर्ज को लेकर, साथ ही रोजगार को लेकर भी, हालांकि सीएम ही कह चुके हैं कि रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर खास तौर पर फोकस रहेगा, यानी युवाओं से जुड़ी जो बातें हैं, जो घोषणाएं हैं, उनके लिए खासा बजट आवंटित किया जाएगा सरकार की ओर से। देखिए ज्योति जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बजट सरकार ने पेश करना है, सरकार के हाथ की बात है, उन्होंने तैयार करना है और जनता के सामने रखना है। लेकिन हमारा तो निवेदन ये है सरकार से कि खोखला बजट ना हो। जैसे हमारे स्पेशलिस्ट ने भी कहा कि पुराना खाका आगे रखना चाहिए कि पिछले काम कितने हुए कितने नहीं हुए। अभी हमारे साथी कह रहे थे, गहलावत साहब का थोड़ा सा सुन पाया कि 90% काम हमने पूरे कर दिए पिछले बजट के। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी, क्या वो बने हैं? उनकी तो आधारशिला भी नहीं रखी गई है। इन्होंने कहा था कि 4000 प्ले स्कूल खोलेंगे। जरा लिस्ट बताइए हमें कितने स्कूल खोले और कितने शुरुआत की जा चुकी है। और बहुत सारे और ने इन्होंने किया था, दिव्यांग का आजीवन देखभाल, हरियाणा राज्य खेल संस्थान, कितने बने हैं? किसी की नींव तक नहीं हुआ, स्टोन नींव तक नहीं रखी गई ज्योति जी, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा तो निवेदन है कि ये कम से कम खोखला बजट प्रस्तुत ना करे, सॉलिड बजट होना चाहिए और उनके ऊपर काम होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, कर्ज वाली बात आपने पूछी है ज्योति जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। और हमारे बजट का टोटल लगभग 30 से 35% जो बजट है हमारा, वो लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है। और पिछले बजट में तो आपने देखा होगा 55,000 करोड़ का लोन सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि 55,000 का इंटरेस्ट हमने पे करना था लोन का। तो ये जो हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 32-35% है, वो हमारा लोन के इंटरेस्ट में ही जा रहा है। तो कितना बड़ा लॉस है। ये लोन को कंट्रोल करना अति आवश्यक है, प्रदेश के विकास के लिए अति आवश्यक है और सरकार के एक सुदृढ़ संचालन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए इसको भी घटाने का जरूर कोई ना कोई इस बजट में समाधान किया जाना चाहिए। और ज्योति जी, आपसे पहले मैं एक दूसरे चैनल पर बैठा था, अभी हमारे साथी गुलिया जी बड़े समझदार प्रवक्ता है, वो बड़ी सॉलिड बातें करते हैं, मैं मानता हूं इनको। और इन्होंने ये अभी बात कर रहे थे, आपसे पहले एक दूसरे चैनल पर था, मैं आज की ही बात है, तो वहां जो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने बार बार एक बात बार कही और एंकर ने बार बार कुरेदा उनको, बल्कि क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इससे जो ना दुष्यंत चौटाला को तो हम डिप्टी सीएम से ही हटा रहे हैं, इसको तो मुख्यमंत्री से ही हटा देंगे। अब ये दावा कर रहे हैं कि हम सारे एजेंडे लागू कर देंगे। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं, इन्होंने कहा अभी गुलिया जी ने कि 2024 तक हम सारे एजेंडे कंप्लीट कर देंगे, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो दुष्यंत को इससे डिप्टी सीएम से हटा देंगे। वो वायरल वीडियो हो गई है। चलिए, आप चैनल का नाम मत बताइएगा, लेकिन प्रवक्ता का नाम तो आप बता सकते हैं, चैनल का नाम आप मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा मैं, बिल्कुल है नहीं, प्रवक्ता का नाम तो बता दीजिए। वो वीडियो वायरल है, मैंने देखा उसको। अच्छा मैडम, मैंने वीडियो वायरल देखी है, वो आपके पास पहुंच चुकी होगी या पहुंच जाएगी थोड़ी देर में, मेरे मुंह से मत कहलवाओ। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अगर ये वायदे पूरा करना चाहते हैं तो भाजपा के भूपेंद्र सिंह से आप कहलवा दीजिए कि हम 2024 से पहले 5100 बूढ़ों को पेंशन देंगे, 5100 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। आप भूपेंद्र जी से भी कहलवा दीजिए यही बात, जैसे गुलिया जी ने कही है कि हम जो है महिलाओं को भत्ता शुरू कर देंगे, हम बेरोजगारों को 11,000 का भत्ता शुरू करने जा रहे हैं। कहलवा दीजिए भूपेंद्र जी से ये बात, हम मान लेंगे। 75% जो है रोजगार हरियाणा के युवाओं को देने का काम कर देंगे, लागू कर देंगे। हालांकि ये कानून बनाया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। शराब के ठेके गांव में नहीं खोलने देंगे, कहलवा दीजिए कि हम उठवा देंगे इनको। तो भाई कौन सा वायदा आप कब तक पूरा करोगे? 3.5 साल में तो हुए नहीं, 1.5 साल में आप कैसे पूरे करोगे वो तो आप बता दें। उसके बाद गहलावत जी के पास जाना है। बोले सब
देखिए ज्योति जी, जो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ये 3.52 2011-12 में था हुड्डा साहब की गवर्नमेंट के। ये तो डिप्टी सीएम को हटाने की भी बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप उस पर काउंटर करेंगे। उस पर भी करूंगा। देखिए, मैं व्यर्थ की बातों में आपके इस बड़े चैनल का समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। और आज है वो 3.54%, जो 2012 के मुकाबले 52 के हिसाब से 54% है। और जो कि सेंटर की जो अनुशंसा है वो 4.40 के हिसाब से होती है। तो आज जो 2011-12 के दौरान हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर बजट पेश किया गया था, फिस्कल डेफिसिट और हमारे लोन्स की मात्रा बराबर है। तो कांग्रेस को ये सोचना है, जो आज ये कह रहे हैं कि प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं, तो ये उनको सोचना है कि आज अगर वो बराबर है, वो रेशो बराबर है, तो ये प्रदेश को कहां लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, मैं अपनी विपक्षी पार्टी की भी तारीफ कर रहा हूं कि लगभग वही डेफिसिट और वही लोन रेशो आज भी हरियाणा पर है। तो ये प्रदेश को कहां लेकर के जा रहे थे, ये तय करें और ये बताएं। अब दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि दुष्यंत चौटाला जी को डिप्टी सीएम के पद से हटा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ ज्योति जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जननायक जनता पार्टी की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, जो वादे हरियाणा प्रदेश के लोगों से हम करके आए थे, वो पूर्ण रूप से पूरे करेंगे, चाहे सत्ता से बाहर हो, चाहे इसके लिए हमें सत्ता नहीं, मैं कह रहा हूँ चाहे इसके लिए हमें सरकार के कितना ही दबाव बनाना पड़े। चलिए, वो तो आजकल नजर भी आ रहा है हरियाणा की राजनीति में। कई मुद्दों को लेकर जेजेपी सरकार का जो स्टैंड है उससे अलग नजर आती है। ये कोई संकेत दिए जाने का प्रयास है जेजेपी की ओर से बहुत सारे मुद्दों को लेकर? किसके लिए? हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। जो वादे हमारे हैं वो वादे पूरे करें। चलिए, हम चर्चा में अभी आगे बढ़ेंगे। गहराव जी, अगर आपकी आवाज इस बार ठीक से मिल जाए तो एक तो ऋण को लेकर सवाल बार बार पूछा जा रहा है और साथ ही हर वर्ग का ध्यान रखने की बात है, अंत्योदय की बात है, तो क्या वाकई अंतिम व्यक्ति के विकास का या उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास होगा बजट के माध्यम से? तो हमारी सरकार चल रही है। और जो महिलाओं के बात है, 50% रिजर्वेशन सरपंची में देने का, पंचायती राज में देने का हमने काम किया है। ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है जरा। चलिए, इसे फिक्स कराने का प्रयास करते हैं। आप तो शुरुआत से दिक्कत। देखिए, जो रोजगार की बात इन्होंने की, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी जो विकास की गंगा बही और जो रोडों की कनेक्टिविटी हुई, रेलवे की कनेक्टिविटी हुई, उसकी वजह से बहुत सारा निवेश और रोजगार हमारे प्रदेश में आए हैं। खरखोदा में मारुति का प्लांट आया है, जिसमें कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। और जो रेलवे की कोच फैक्ट्री गन्नौर में चालू हो गई और इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट गन्नौर में बनने लग रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फरीदाबाद में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट है, वो इसीलिए बना है कि यहाँ से कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से भी और रेलवे से भी और मार्ग से भी सभी तरह की कनेक्टिविटी है। जो विकास हुआ है और जो चीजें सुधार हुआ, उस सुधार को देखते हुए हमारे प्रदेश में निवेश आ रहा है। और जब उद्योग आएंगे तो रोजगारी भी खत्म होगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस साल ये जो बजट ईयर होगा, इसमें 1 लाख जो सरकारी नौकरी है वो हम लगाने का काम करेंगे। और पीछे भी हमने सरकारी नौकरियां लगाई हैं। हम खर्ची पर्ची के, ये कांग्रेस के लोग बात करते हैं, हम ना तो खर्ची पर्ची, ना भाई भतीजावाद, ना क्षेत्रवाद, हम पूरी पारदर्शिता से नौकरी सरकारी देने का काम करते हैं। हम हर एक वर्ग के लिए, चाहे बेरोजगार हो। देखिए, आज हमने ये बताइए, ये कहते हैं कि भाई वहां से कम कर दिया। जो बजट हमने कल्याणकारी योजनाएं बनाई, चाहे वो पेंशन की बनाई, चाहे बीपीएल कार्ड की बनाई और चाहे दूसरी चीजें की हमने बनाई, किसमें से हम कटौती करें? क्या हमने ये 1 साल के लिए गरीबों के लिए फ्री राशन का इंतजाम किया है? क्या उसको हम हटा दें? तो ये बताइए कि हमने जो पैसा एलोकेशन पैसे की है वो कौन सी गलत की है? कहाँ से हटा के हम कहाँ लगाएं? ये तो ये कहते हैं कि भाई वहां से घट गया, वहां से घट गया। जितना बजट होता है उसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें ये बताएं हमने कहाँ से गलत किया है। ये कहना तो बहुत
आसान होता है कि यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। जब उसको ये कहो इस कमी को दूर करो तो कोई नहीं बोलता। और कांग्रेस के राज का तो सबका पता है क्या क्या हाल होता था। सारी नौकरियां बिकती थी और सारे बीपीएल कार्ड और जो पेंशन थे उनमें भी इन्होंने दलाल पैदा किए हुए थे। वो सबको हमने पारदर्शिता लाने का काम किया। एक ढींगरा साहब ने सरपंचों की बात की, अरे माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी स्कीम है, पारदर्शिता है, जिससे आप लोगों को क्या ऐतराज है। जवाब भी ये मांगा विभाग से। ना ये संविधान को मानते हैं कांग्रेस वाले और ना दूसरी किसी चीज को मानते हैं। इनके मुंह में से मलाई ये जो है निकल गई है। जो सत्ता की कुर्सी जब चली गई तो इनको सब कुछ याद आ रहा है। जब ये सत्ता में थे किसानों की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर था तो सारे मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी थी उसका इनको चेयरमैन बनाया था। इन्होंने इनको जब सब भूल गए थे और जब कुर्सी चली गई तो सारी बातें याद आने लगी। मैं तो किसानों की बात करूं, पिछले साल हमने सारी की सारी जितने भी फसलें थी सब एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर बिकवाने का काम किया और पिछले 5 सीजन में 63,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये कांग्रेस वाले तो चाहते नहीं, इनके राज में तो दलाली होती थी। इनका तो ये सोचते हैं कि तुम्हारी आगे ये लोग जो दलाली करते थे उनको बीच में से इन्होंने निकाल दिया। ये इसलिए तड़प रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये जो बजट आएगा तो आप देखना कोई भी किसी भी वर्ग में सब में खुशी होगी, कोई भी बेचैन नहीं होगा और सबको ये लगेगा कि ये बजट उनके लिए फायदे का बजट है और सारे विकास की जो गंगा है वो पूरी उससे बहेगी और सारे विकास होंगे। सभी का जो है इस बजट में भला होगा। और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इतने भले आदमी हैं, इतने ईमानदार आदमी हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। सबकी सलाह लेके, सबका मशवरा लेके कल भी हमारी मीटिंग होगी, उसमें भी सारे हरियाणा प्रदेश के लोग आएंगे, सब सलाह मशवरा करके सबसे और बहुत बढ़िया बजट पेश होगा जिस बजट में सबकी भलाई होगी। जी जादौन साहब, देखिए अभी गहलोत जी ने किसानों का जिक्र किया और हरियाणा चूंकि किसानों की भूमि है, पिछली बार भी किसानों का करीब 27% बजट बढ़ाया गया और इस बार भी किसानों को उम्मीद होगी कि सीएम जब बजट पेश करें तो किसानों के लिए कुछ न कुछ अच्छा ऐलान किया जाए या फिर अच्छा बजट रखा जाए पहले की तुलना में। तो करना चाहिए कि देखिए जो हरियाणा की इकोनॉमी है मूल से तो कृषि पर ही आधारित है और हम ये दावा भी करते हैं कि देश का जो अनाज भंडार है उसको भरने में हरियाणा का एक बड़ा योगदान है। तो सवाल यह है कि किसान को संतुष्ट होना चाहिए ना। अभी गन्ने का दाम बढ़ाने की बात की तो बड़ी मुश्किल से जो है पंजाब के बराबर भी नहीं गया।